हेलो। चैप्टर मोशन। और इस चैप्टर में भी हम बात करेंगे मोशन इन 1D। हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ये टॉपिक नहीं है, हमारा कंसिडरेशन है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसे कंसीडर करने के बाद हम कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी हम मेजर करते हैं उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज फिर मैटर नहीं करता। फिर है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। देन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो अभी हम क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अगर ये पाथ है तो यही इसकी लेंथ हो जाएगी, यही डिस्टेंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कंडीशन ऐसी रहेगी। कभी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ये टू एंड फ्रो कई बार हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो जितनी बार गया है वो पूरा हर बार मेजर किया जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस होगी। मान लिया इस रास्ते पे ये 1 मीटर की लेंथ है, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो इधर भी 5 बार गया, इधर भी 5 बार गया है, तो 5 और 5 10, तो 10 मीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन इन 1D की बात कहें तो ऑलमोस्ट लगता सेम है, लेकिन लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। डिस्टेंस में जितना ऑब्जेक्ट रास्ता ट्रेवल करेगा उस पूरी लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकलेगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो स्पीड ये हो गई। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्सप्रेशन। अब स्पीड का सिंबल v लिखा जाएगा, और मैं बताना भूल गया, डिस्टेंस का सिंबल भी s है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी s है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम सिंबॉलिकली s अपॉन t लिखेंगे। इसी तरह से वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और सिंबल वही रहेंगे s अपॉन t। थोड़ा सा इनकी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट मीटर, स्पीड ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अब थोड़ा सा हम स्पीड को भी कैटेगराइज करते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज में। पहला एवरेज स्पीड। यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब सारी स्पीड को जोड़ दो और जितनी उनसे डिवाइड कर दो, ये नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज स्पीड का आप एक दूसरा नाम भी सोच सकते हैं, ओवरऑल स्पीड, और यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। इसका फायदा क्या है? एक्चुअली जब हम एक किसी गिवन टाइम इंटरवल में 5 सेकेंड 10 सेकेंड कितना भी हो सकता है, उसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि बॉडी, सिर्फ हम देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लगाया है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हम मेजर करेंगे वो एवरेज स्पीड होगा। जैसे आप एक रेस में दौड़ते हैं तो कभी आप तेज भी दौड़े होंगे, कभी धीमे भी दौड़े होंगे, लेकिन जो पूरी जर्नी के लिए आपकी निकाली जाएगी स्पीड वो एवरेज स्पीड होगी। लेकिन हाँ, बीच में एक मोमेंट ऐसा भी आया होगा जब आपने बहुत ही तेज दौड़े थे। तो जब अचानक से एक एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आप बहुत ही तेज दौड़े थे, जो आप कंटिन्यू नहीं कर सके, जिससे आप अगर थ्रू आउट दौड़ते होते तो बहुत और भी तेजी से पहुंच जाते, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो लगातार हुआ नहीं। तो वो जो आपकी टॉप स्पीड थी उस मोमेंट पे वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। या ये भी हो सकता है कि कभी आप बहुत स्लो हो गए हों, तो उस मोमेंट पे जो आपकी स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो अगला आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वी इंस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंस्टेंट। जो वो इंस्टेंट था, स्मॉल ड्यूरेशन था, उसमें जितना टाइम लगा उससे हमने डिवाइड कर दिया। जनरली इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो अगर बहुत ही छोटा इंस्टेंट है तो इसी को हम डी एस बाई डी टी से भी इंडिकेट कर देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ। आप डिफ्रेंशिएशन, ये कैलकुलस बेस्ड जो मैंने एक वीडियो सीरीज निकाली है, आप उसे जरूर देख लीजिए। वेल, इसी तरीके से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो लास्ट में बात आती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट बचा कुचा डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना लिया जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है ही। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज वेलोसिटी के नजरिए से। इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। ये भी वैसे ही हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंस्टेंट। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर टाइम इंस्टेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन हम ले रहे हैं, तो उस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं दोनों सेम होंगे, और वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है वो सिचुएशन पे, टाइम जो भी हम साइन कन्वेंशन देंगे उस पर। तो इस तरीके से अगर टाइम ड्यूरेशन हमने बहुत ही छोटा लिया है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब हम इससे आगे बढ़ें, इससे पहले मैं एक और टॉपिक, वही जूनियर क्लासेस का फेवरेट, क्लास 9 का फेवरेट, एक्सेलरेशन। आपने अचानक से अपनी स्पीड तेज कर दी, तो आपने अपने आप को एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को आप v माइनस यू अपॉन टी लिख लेते हैं, या फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं, या फिर अब से हम इसे dv बाई dt भी कहेंगे जब कैलकुलस फॉर्म इसका यूज कर रहे होंगे। तो मेरा अभी जो आपको एक्सप्लेनेशन देने का जो आज का उद्देश्य है वो ये है कि मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताऊं, और ब्रीफली जो मोशन इन वन डायमेंशन है हमारे पास, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। अभी हम कोई पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम अभी जो इंक्लूड करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन को हम कंसीडर करके कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, और उनके बेसिस पे ये फॉर्मूले कैसे एप्लीकेबल हैं, कहाँ किसकी लिमिटेशन है, किस तरह से एप्लीकेबल हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, मोशन इन वन डी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, कई बार अफसोस होता है बच्चे पूरा सारा चैप्टर पढ़ने के बाद, एक दो यूनिट खत्म होने के बाद फिर पूछते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ, जब वेलोसिटी सेम होती है, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं कई जगह इसी वजह से यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन भी कहूंगा, या एक्सेलरेशन जीरो हो तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और एक्सेलरेशन जीरो वाला मोशन, ये सब का सब यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम कहेंगे वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देखिए, मैं इसके एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप खुद अपने नेचर में आसपास ढूंढिए, और बहुत सारे आपको इसमें एग्जांपल्स मिलेंगे। क्योंकि कई बार यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज कह दी जाती है कि एक गाड़ी जो सेम वेलोसिटी से चल रही हो, तो इससे बढ़िया यही कह दो सीधा ही कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल आप खुद देखिए अपने नेचर में, अपने आसपास। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब NUM, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और दूसरी कैटेगरी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ वेरिंग एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा सा अजीब हो रहा होगा, तो मैं आपको पुराने जमाने की फिल्मों पे ले चलता हूँ। उस समय हीरो होता था बहुत ही ज्यादा संस्कारी, अपने उसूलों का पक्का, ईमानदार। तो यानी कि जिसमें बहुत अच्छे उसूल हैं, जो हमेशा एक अपने उसूलों पे चल रहा है, वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को समझ लीजिए बुराई, उसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदारी है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया विलेन। तो उस समय की फिल्मों में दो तरह के विलेन होते थे, एक उसूल वाले विलेन और एक बहुत ही बुरे विलेन जिनके कोई उसूल भी नहीं होते थे। तो ये वाला मोशन हो गया उसूल वाला विलेन, है तो विलेन, है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन उसूल है उसके कुछ, साथ में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है उसका, और ये हर तरफ से बुरा बुरा विलेन। है तो विलेन और उसूल भी नहीं है कुछ, कोई नियम कायदे कानून नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो याद रखिए वेलोसिटी का चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन लग रखा हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक ही जैसा एक्सेलरेशन लग रखा हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और या फिर बार बार बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसका उसकी एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है।
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकता हूँ मैं, हालांकि उसे रिटार्डेशन वर्ड यूज किया जाता है, बट चलो मैं एक्सेलरेशन ही कह रहा हूँ। तो कभी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, कभी पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव में ही कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, नेगेटिव में ही कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इस तरीके से, इस तरीके का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिंग एक्सेलरेशन। ओके, वेरिंग एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये दो डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसे डिस्कस कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए फॉर्मूले सेट कर पाना मुश्किल है। और वैसे ऐसे ही केसेस के लिए फिर हमारे पास एक टूल है, कैलकुलस का टूल। तो कैलकुलस के जो क्वेश्चंस थे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें एक बार फिर से देखिए। और मैं आने वाले टाइम में भी कई एग्जांपल्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस के और भी डालता रहूंगा। खैर, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और सीधे सीधे आपका ये फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एप्लीकेबल होता है, एंड नथिंग एल्स। बहुत ही सिंपल है। और अगर एवरेज निकाल रहे हैं, वी एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। आपका एवरेज वेलोसिटी भी निकल जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकल जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, तो जितनी एवरेज वेलोसिटी होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस, एक सेकंड का इंस्टेंट लेते हैं, उसमें मैंने 1 मीटर ट्रेवल किया, तो मैं 10 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करूंगा, एवरेज वेलोसिटी मेरी 1 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी is equal to instantaneous velocity under the condition if one directional, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है वो ऐसे आ रहा हो फिर जा रहा हो, आ रहा हो जा रहा हो, पर अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्या इतना टेक्निकल पूछा भी नहीं जाता, बट वन डायरेक्शनल हो तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, उनका डेरिवेशन मैंने कैलकुलस मेथड के साथ उस वीडियो में किया है जो मैंने इंटीग्रेशन के लिए बनाया है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस पे एप्लीकेबल है। याद रखिए जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, और यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होता तो लगेंगी भी कैसे। एक और चीज, यहां जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो आपका एस नेट अपॉन टी टोटल से तो निकलेगा ही, साथ में आपके पास एक और टूल है कि आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड कर लो और उसे 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल सकती है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये कई जगह हम यूज करने वाले हैं आगे। तीसरा, यहां पे इस केस में v इक्वल टू एस अपॉन टी, अगर हम एवरेज की बात करें, इंस्टेंट पे भी काम करेगा और एवरेज पे भी काम करेगा, लेकिन हर बार वेलोसिटी बदलती रहेगी, तो इसलिए कोई प्रॉपर इसके लिए इक्वेशन बना पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा ही। पर इसके अलावा हमारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कैलकुलस है और ग्राफिकल मेथड है। कैलकुलस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ अपने उस वीडियो में, और ग्राफिकल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर है जिसके बेसिस पे आप मोशन इन 1D के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम किस कैटेगरी का है, इनमें से आप उस कैटेगरी को चूज कीजिए और माइंड सेट बना लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने लगते हैं, या इक्वेशन ऑफ मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होते हैं, और बच्चे उसे सिर्फ इससे यूनिफॉर्म मोशन के मेथड से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर रहे होते हैं, या ये होता है और स्टूडेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे होते हैं। तो ये डाउट आपके माइंड में ना हो, ये डाउट रिमूव करके आपको अच्छे से अच्छे ढंग से इसे समझना है। तो मैं इससे आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उन्हें हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक
विद स्पीड, मैंने स्पीड वर्ड यूज़ किया, स्ट्रेट ट्रैक है, वेलोसिटी कंसिडर कर लेंगे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डजेंट मैटर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इस समय वर्ड्स ये यूज़ किए जा सकते हैं पर उन्हें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में ट्रीट किया जा सकता है। स्ट्रेट मोशन है और वन डायरेक्शनल है। एनीवे मैं स्पीड ही यूज़ करूँगा, और वैसे भी हम जब सिंबल यूज़ करेंगे तो उसमें तो सब कवर अप हो जाता है। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, v 144 है, जो कि आपका 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो 36 की टेबल याद रख लीजिए, इनफैक्ट 18 की टेबल याद रख लीजिए। 18 किलोमीटर पर आर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। एक तो वो कन्वर्जन भी होता है 1000 अपॉन 16 टू 60, और शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं। अब 18 की टेबल इधर लिखते जाइएगा एंड सो ऑन, आपको सिंपली याद रखना है। एनीवे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे टाइम 5 सेकंड, ईच 5 सेकंड, यानी कि पहले 0 से 5 सेकंड में बताना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर 5 से 10 सेकंड में बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी हर 5 सेकंड के ड्यूरेशन में बताना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये हो गया हमारा 40 इक्वल टू एस अपॉन 5, और एस ढंग से बनाना पड़ेगा, रिजेंबल कर रहा है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा 14 टू 5 200 मीटर। और क्योंकि वो हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, since train is moving with constant speed, so in each 5 second it will travel 200 मीटर, दैट्स ऑल। और यही तो यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। ओके दूसरा क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन ईच 5 सेकंड्स। अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ ना, ठीक है ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, सीनियर क्लासेस में आ गए ना आप लोग तो। ओके सो हम सीधे सीधे इस पे लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम 0 से 5 सेकंड के लिए निकालेंगे, तो टाइम को रखेंगे 5 सेकंड। ओके इसे मैं S1 कर देता हूँ, पहले राउंड का निकाल रहे हैं अभी हमें। ओके तो S1 इक्वल टू यू टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 9.8 और टी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, 5 5 25, ये 4.9 हो जाएगा, 4.9 इंटू 5 ये हो जाएगा 122.5 मीटर। ये आ गया आपका S1। ये था पहला केस 0 से 5 सेकंड के लिए। अब हमें 5 से 10 सेकंड मतलब 6 7 8 9 10 इसके लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, S2, आई एम सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा सब स्क्रिप्ट। इसे मैं लिख रहा हूँ 0 to 5, थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा पर ऐसे में क्लियरिटी रहेगी। अब हम निकाल रहे हैं, देखिए एक तरीके से कर सकते हैं हम 5 to 10 के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्किल है 0 to 10 के लिए निकालिए और फिर उसे 0 to 5 से माइनस कर लीजिए। वंस अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। हम इनिशियल 0 से मान रहे हैं, मतलब शुरुआत से मान रहे हैं, तो ये कर सकते हैं हम ऐसा 9.8 इंटू 10 स्क्वायर। इस समय कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। आई होप, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ मैं इसके बेसिस पे सोच रहा था, ये सिंपली 4.9 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 490 मीटर। ओके तो लेकिन हमारा क्वेश्चन तो था ईच 5 सेकंड में फाइंड करना है, तो एस 5 to 10, देखिए स्टूडेंट लिखा ऐसे ही जाता है, 6 to 10 नहीं लिखेंगे, 5 to 10 लिखेंगे, तो 5 इंक्लूडेड नहीं होता उसमें, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, S0 to 10 माइनस S0 to 5, तो यानी कि 490, सॉरी माइनस 122.5, यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। एक दो ही काफ़ी होंगे, पर मैं चाहता हूँ क्योंकि दो तो मैंने कर दिए, तो आप तीसरा भी 0 to 15 पहले करके फिर 10 to 15 आप खुद निकाल लीजिएगा।
देखिए स्टूडेंट, तीसरी कैटेगरी में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें अ सेट ऑफ सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस हों, यानी कि पहले उसका एक्सेलरेशन 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर 0 हो गया, और अलग-अलग स्पैन दे रखे हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ये आप अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं, किसी भी ड्यूरेशन में कांस्टेंट है नहीं, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बट ये एग्जांपल कैलकुलस बेस्ड एग्जांपल होगा क्योंकि उसके अलावा इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, या फिर ग्राफिकल हो, पर अभी मैं कैलकुलस बेस्ड करवा रहा हूँ। ओके, ये रहा क्वेश्चन। वेलोसिटी दे रखा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चलिए एक ही बात है फिलहाल, क्योंकि मोशन इन 1D है और हम यूनी डायरेक्शनल मानेंगे उसे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो काम शुरू करते हैं। पहले एक्सेलरेशन के लिए, और इससे एक जांच भी हो जाएगी कि क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस तो नहीं है कहीं। dv/dt, तो d4t³ और मैं इसे लिख ही नहीं रहा हूँ, माइनस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, या ये हो जाएगा 4 फॉर्मूला। आई होप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, dt⁴n/dt, एंड दैट इज n t⁴n−1। तो n 3 आगे आ जाएगा, t⁴n−1 2 हो जाएगा, 12t² यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, वट एवर। अभी फिलहाल हम ऐसा छोड़ सकते हैं। आगे 2 सेकेंड के लिए फाइंड करने के लिए कहा, हाँ तो ये ऐसा यूनिट्स नहीं होगा, तो फाइनल आंसर निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4, 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन है, पॉसिबल है, इतना एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो ये हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। अगर ऐसे कुछ न दिया होता कि कितने टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन टाइम दे रखा है तो लास्ट में हमें टाइम भी पुट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फिर से हमें थोड़ा सा कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है v इक्वल टू ds/dt, तो ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। और हाँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी नहीं है। एनीवे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन थी वो। तो ds का इंटीग्रेशन s, v की जगह 4t³ - 5 dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t³, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला t⁴n dt हो जाएगा t⁴n+1/n+1। तो t⁴n+1 4 हो जाएगी, अपॉन में 4 आ जाएगा, -5t और प्लस सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दे रखी और कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी। दैट इज टोटली माय फॉल्ट स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट दैट डजेंट मैटर। मैं वो लिमिट भी दे देता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिलहाल हम केवल क्वेश्चन का नेचर समझ लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे कर सकते हैं, बस ये इतना हो गया। और अब आप लिमिट पुट कर देंगे, दैट्स इट, आंसर ऐसे ही एक कांस्टेंट के टर्म्स में छूट जाएगा। मान के चलिए इसके साथ कंडीशन इन्वॉल्व होती, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, तो मान के चलिए कंडीशन इन्वॉल्व होती कि इनिशियली s इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली मीन्स t इक्वल टू 0 पे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेंगे, s की जगह 0, t की जगह 0, इसकी जगह भी 0 प्लस c। तो इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई। ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन दी रहेंगी ऐसे क्वेश्चन में जिनमें लिमिट नहीं दे रखी होगी, उनमें ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि s इंटीग्रेशन इनिशियली 0 था और अब s हो जाएगा, और यहाँ 0 और 2 सेकेंड के लिए था तो 2 हो जाएगा, 4t³ - 5 dt। आप इसे इंटीग्रेट करके देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हुए ये इन क्वेश्चंस को करने के। तो आगे हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड। स्टे ट्यून्ड।